सबसे पहला कौन सा सेक्शन कह रहा है 413? हाँ, किस सेक्शन के बारे में बात है? 368 और 368 क्या है? कंफर्मेशन। क्या सेक्शन 368 कंफर्मेशन? हाँ, 366 में भेजा जाना है, 367 में एडिशनल एविडेंस है, 368 में कंफर्मेशन को पुष्टि करके भेजना। कब भेजते हैं, मतलब काय के लिए भेजते हैं? लगभग 368 में, 366 और 368 में। जीतू, सेशन को डेथ सेंटेंस या फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस या फांसी की सजा में क्या अंतर है? एक ही बात है। डेथ सेंटेंस बदल रहा था हाईकोर्ट से 366 में और इन्फॉर्मेशन होगा 366 और फिर 368, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? हाँ, पढ़ो तो प्रमिला। धारा 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन जब मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किसी मामले में सेशन न्यायालय को उस पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि का आदेश या अन्य आदेश प्राप्त होता है तो वह वारंट जारी करके या अन्य ऐसे कदम उठाकर जो आवश्यक हो उस आदेश को क्रियान्वित कराएगा। वैसे सेक्शन नहीं, डेथ सेंटेंस दिए जाने पर डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट किए जाने का नियम क्या कहता है? जब तक मर नहीं चाहता तब तक फांसी पर लटकाया जाए। ऐसी कंफर्मेशन होने के बाद 72 घंटे के बाद में उसको फांसी दी जाएगी, है ना। तो ये उसी के बारे में कह रहे हैं कि यदि ऐसा ऑर्डर को फाइनल हो जाता है, कहाँ पड़ा अपन ऐसा ही कि साहब ऐसे कंफर्मेशन होने के 72 घंटे के बाद में उसको डेथ सेंटेंस ऐसा तो कहीं नहीं। 369 सीआरपीसी में कहीं नहीं, क्रिमिनल रूल्स में, है ना। पहले सिविल रूल्स और क्रिमिनल रूल्स की किताब अलग अलग हुआ करती थी, फिर अभी 2020 या 22 में इन्होंने क्या किया, कंबाइंड रूल्स डाल दिए, हाईकोर्ट के कंबाइंड रूल्स है क्रिमिनल और सिविल दोनों। उसी में ये बात लिखी हुई होगी कि साहब ऐसा पुष्टि होने के बाद 72 घंटे के अंदर उसको फांसी दी जाएगी, या फिर नहीं, पुष्टि होने के 72 घंटे के बाद फांसी दी जाएगी। तो क्या हो गया है, वारंट जारी करके ऐसा कदम उठाएगा। सेक्शन 414, प्रमिला वापस पढ़ो 414 आप भी। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन ये मृत्युदंड कौन दे रहा है? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट। और सेक्शन 413 में किसने दिया था? ठीक है, एग्जीक्यूट कौन कर रहा है 413 में? सेशन कोर्ट ही कर रहा है, मतलब हाईकोर्ट पुष्ट करके भेज देगा उसको, फिर सेशन कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। हाँ, जब अपील में या पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तब सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर वारंट जारी करके दंडादेश को क्रियान्वित कराएगा। तो ये सेशन कोर्ट कौन सा वारंट जारी करता है? डेथ वारंट। किसको? जेलर को, कि साहब इस आदमी को इस सजा में नहीं, इस अपराध में दोष सिद्ध किया गया है और दोष सिद्ध किए जाने के बाद इसको इतने टाइम की सजा है। कौन जारी कर रहा है? कोर्ट ऑफ सेशन। मतलब हुआ कि यदि हाईकोर्ट भी यदि अपीलेट या रिवीजन पावर को यूज करते हुए किसी आदमी को कन्विक्ट कर रही है और सेंटेंस दिया जा रहा है डेथ सेंटेंस, तो एग्जीक्यूट हाईकोर्ट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन। एक मिनट है ना। सेक्शन 415 किसके बारे में विशेष बात कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील है। सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में अपील अपन क्यों कर रहे हैं? जब हाईकोर्ट ने किसी भी मामले में क्या दिया है? डेथ सेंटेंस दिया है। हाईकोर्ट कब कब अपने किसी मैटर में डेथ सेंटेंस देता है? या तो अपीलेंट मैटर में, या डिविजनल मैटर में, या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में काम करते हुए। क्या पढ़ा था अपन ने सेक्शन 374 सीआरपीसी में? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में काम करते हुए जब कन्विक्ट करती है तो उसकी अपील किसे करेंगे अपन? सुप्रीम कोर्ट में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 131, 132, 133 और 134 क्या क्या है? नैना। हाँ, एक तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन और 131
और सर्टिफिकेट है 134A है सर्टिफिकेट का। हाँ प्रमिला 31, 32, 33, 34 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल। नलिनी क्या नाम से याद किया था? OAR नहीं ओ मतलब मुझे ओरिजिनल अपीलेंट सिविल मैटर में और क्रिमिनल मैटर में। हाँ OACVCR ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, अपीलेंट जुरिडिक्शन, सिविल मैटर में जुरिडिक्शन, क्रिमिनल मैटर में जुरिडिक्शन। ये सेक्शन नंबर नए आर्टिकल नंबर 144 के तहत जब हाई कोर्ट के द्वारा ओरिजिनल जुरिडिक्शन का काम करते हुए जब अपन सुप्रीम कोर्ट से अपीलेट जुरिडिक्शन को करवा रहे हैं उस वक्त की स्थिति हो गया। जब हम अपील कर रहे हैं तो फिर हाई कोर्ट ऐसे एग्जीक्यूशन को जो कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा करवाया जाना है उस एग्जीक्यूशन को कब तक के लिए मुलतवी कर देगी? जब तक कि अपील का जो टाइम पीरियड है वो क्या मुलतवी का मतलब पोस्टपोन करना, सस्पेंड कर देना, आगे के लिए कार्यवाही स्थगित कर देना। सबसेक्शन नंबर 2 यदि ऐसी कोई अपील इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 134A के सर्टिफिकेट के तहत होनी है तो जब तक कि हाई कोर्ट ऐसा सर्टिफिकेट इशू नहीं कर देता तब तक ही फिर ऐसे एग्जीक्यूशन को रोका जाएगा। सबसेक्शन नंबर 3 भाई जब मैं पढ़ता था जब इस तरह की लाइट जाती थी या आती थी तो फिर मेरा पेन वहां इम्पोर्टेंट पे चला जाता था। हो सकता है सबसेक्शन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है 415। ऐसा नहीं होता था मंदिर में जैसी आरती शुरू हुई हम किसी सेक्शन तक पहुंच और आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके स्टार मार करते। ऐसा ही मामला आसान के मामले में भी था तो थोड़ा ध्यान रखें। सबसेक्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? 415 का सबसेक्शन नंबर 3 अपील के बारे में नहीं कह रहा है, SLP के बारे में कह रहा है। कई बार मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें अपील नहीं की जा पा रही तो क्या कर रहे हैं हम? स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां उच्च न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है या उसकी पुष्टि की गई है। दोनों बातें हैं, या तो डेथ सेंटेंस उसने खुद ने दिया है या फिर सेक्शन 366 में कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा भेजे गए को पुष्ट किया गया और उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि दंडाधीश व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 136 क्या कह रहा है? SLP स्पेशल लीव पिटीशन के अधीन अपील के लिए विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी पेश करना चाहता है। वहां उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन इतनी अवधि तक के लिए जितनी वह ऐसी अर्जी पेश करने के लिए पर्याप्त समझे मुलतवी किए जाने का आदेश देगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या SLP पेश किए जाने के लिए एग्जीक्यूशन को कब तक के लिए रोका जाएगा? जब तक कि ऐसी अर्जी को पेश करने के लिए हाईकोर्ट पर्याप्त समझे, मतलब हाईकोर्ट उसको टाइम देगा कि इतने टाइम के अंदर आप अर्जी पेश कर दें। वो 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 4 महीना हो सकता है। तो उसकी टाइम पीरियड क्या है? जब तक कि हाईकोर्ट पर्याप्त समझे। 416 एक अमेंडमेंट किया गया था इसलिए थोड़ा ठीक है कि गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड का मुलतवी किया जाना। यदि वह स्त्री जिसे मृत्युदंड दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकेगा। हिंदी में तो लिख रखा है कर सकेगा, जबकि इंग्लिश में क्या है बेटा? शेयर। इसका मतलब है करेगा। हम इंग्लिश को ठीक समझेंगे, मतलब हर सूरत में ऐसी बात आती है कि एक्यूज पर्सन एक कोई ऐसी महिला है जो प्रेग्नेंट है, डेथ सेंटेंस से सफर कर रही है, तो हाईकोर्ट के पास में ये पावर है कि उसको क्या कर देगा? डेथ सेंटेंस से लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में बदल सकेगा। हो गया सेक्शन 416 तक। हाँ क्या कह रही हो? खुशवीर का क्वेश्चन था सेक्शन 362 से संबंध में। लघुकरण तो राज्य सरकार ही कर सकती है।
खुशबू का सब देखो, जब अपन सेक्शन 362 पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं कि ना किसी भी जजमेंट को दिए गए को अपन चेंज नहीं कर पाएंगे, केवल क्लैरिकल और मैथमेटिकल मिस्टेक से। फिर आगे सेक्शन नंबर 416, दिए गए जजमेंट को चेंज किया जा रहा है। अब खुशबू का सवाल ये था कि सर ये तो चेंज नहीं किया जा रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, लघुकरण कर रहे हैं। एक्चुअली लघुकरण करने की पावर किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। यहाँ लघुकरण कौन कर रहा है, हाई कोर्ट कर रहा है। अब सेम मैटर पे हो गया, सेक्शन नंबर 362 कहता है हम सेम कोर्ट पे रिव्यू की एप्लीकेशन नहीं लगा पाएंगे, जबकि ये कहाँ लगा रहे हैं अपन, हाई कोर्ट में लगा रहे हैं, और ये पावर किसको है, हाई कोर्ट पे सेम कोर्ट पे नहीं। तो 362 अपनी जगह एग्जिस्टेंस अपनी जगह सेम रखेगा कि सेम कोर्ट में सिवाय क्लरिकल और मैथमेटिकल मिस्टेक के हम किसी भी जजमेंट को चेंज नहीं कर सकेंगे, सिवाय सेक्शन नंबर 125 CRPC। अब सेक्शन 416 कमिटेड किया जा रहा है, जजमेंट में चेंज किया जा रहा है, पर सेम कोर्ट नहीं कर रही। कौन कर रही है, हाई कोर्ट कर रही है। 416 418 को छोड़ते हुए 419 और 420 को थोड़ा सा पढ़ लेना, कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है, नॉर्मल सी बात है। ये वारंट किसे भेजा जाएगा, जहां पर वो परिरुद्ध है, वारंट किसको सौंपा जाएगा, जहां पर वो परिरुद्ध है उसके जेलर। चार सौ 21 के जनरल क्वेश्चन कि साहब यदि किसी आदमी पर जुर्माना इम्पोज किया गया है और वो आदमी जुर्माना दे नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपन जुर्माने को रिकवर कैसे करेंगे। नंबर 1, अपराधी की किसी जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा रकम को उद्गृहित करने के लिए वारंट जारी कर सकता है, केवल कौन सी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर आगे, व्यतिक्रमी की जंगम या स्थावर संपत्ति या दोनों भू राजस्व की बकाया के रूप में रकम उद्गृहित करने के लिए जिला कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए उसे वारंट जारी किया जाएगा। मतलब यदि जुर्माना इम्पोज किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में न्यायालय उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए फिर वो किसके माध्यम से उसको प्रॉपर्टी को अटैच करवाएगा, रेवेन्यू ऑफिसर, जिला कलेक्टर। तो फिर अपन ऐसा अमूमन कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर जब अपन ने फाइन इम्पोज किया है, फाइन इम्पोज किए जाने के बाद उसकी वो फाइन आपको अपन को पेमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर रिकवरी कैसे, इसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करें। सिविल और क्रिमिनल जेल में अंतर क्या होता है? सिविल और क्रिमिनल जेल 417 में लिखा है। 417 के दो क्या लिखा हुआ है, एक मिनट रुको। हाँ बताओ, सिविल जेल और क्रिमिनल जेल में क्या अंतर है। सिविल जेल में अगर जाएगा, इंसान अगर जेल में जाएगा तो उसकी जो भी परिवार का खर्चा वगैरह होगा वो तो उसको जेल में डाल। सिविल मैटर पे आदमी जेल में कहाँ जाता है, पहले तो ये बताओ। हाँ कहाँ जाता है, किसी में ऐसा हाँ कहाँ जाता है, कितने टाइम के लिए सजा दे दोगे आप सिविल जेल में, 3 महीने। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा किसी के सेक्शन में। तो 56 क्या करें, 56 में तो सर वो RNR जो भी है राष्ट्रीयता और हाँ 56 56 में धन से संबंधित अगर कोई डिग्री पास कर ले तो महिलाओं को गिरफ्तार नहीं करना। वो तो 56 में, और 58 में है विरोध और छोड़ा कितने हाँ यही है, विरोध और छोड़ा था नहीं, कितने दिन के लिए कर रहे हैं अपन इसको। यदि जुर्माना 2000 रुपये से कम का है
2000 रुपये से ज़्यादा मगर 5000 से कम का है और 5000 से ज़्यादा का है, ये 3 स्थिति है। कितने समय के लिए कारावास पे डाल रहे हैं हम उसको? 2000 रुपये से कम है तो 0। ठीक है, 2 से ज़्यादा मगर 5 से कम 6 सप्ताह और 5 से ज़्यादा है तो, 3 दिन। और फिर ऐसे सिविल जेल में डाल दें तो हम क्या करवाते हैं सामने वाले आदमी को? उसको क्या कहते हैं हम लोग? जीवन निर्वाह भत्ता। और ये जो जीवन निर्वाह भत्ता है वो डिसाइड कौन कौन से 3 एलिमेंट के आधार पर किया जाएगा? RNR। और ये RNR कौन डिसाइड करेगी? स्टेट गवर्नमेंट या हाईकोर्ट? स्टेट गवर्नमेंट। इन RNR में ये 3 कंटेंट क्या क्या है जीतू? This nationality or रैंक। RNR रनर के नाम से याद किया था। तो सिविल जेल का मतलब जेल ही है पर कुछ सुविधाओं के साथ में है, जबकि क्रिमिनल जेल का मतलब जेल है मगर वो जेल कैसी भी हो सकती है, जिसको अपन करें कठिन कारावास के साथ भी हो सकती है, काली कोठ की भी हो सकती है, सश्रम भी हो सकती है और भी कई सारी बातें। तो सिविल जेल का मतलब सिविल में तो जेल में तो मतलब डालने का प्रोविजन मतलब आप एक बार का तो छोड़ दो, हटाई दो कि ऐसा कोई प्रोविजन भी है, क्योंकि फिर अपन उसको जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने की बात हो जाएगी, वो प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। फिर अब अपन ऐसा सोचते हैं कि सर फिर लोग जेल में तो जाते हैं, एक ही आदमी पर अपन 2 तरह के मुकदमे कर सकते हैं एक ही स्थिति में कि साहब एक आदमी ने मेरे पैसे खाली पैसे वापस दिला, तो पर उसने साथ साथ में क्या किया 420 भी किए। तो अब यदि उसे जेल में डाला जा रहा है तो कौन सी स्थिति में? 420 की स्थिति में ना, जो उसके छल की स्थिति में। अब ये क्या हो गया, सिविल जेल में परिणत है, तो कौन सी जेल में जीवन निर्वाह भत्ता के तहत यदि वो चल रहा है तो वो सिविल जेल है। हालांकि जेल तो एक ही है, कस्टडी में रख रखा है, डिटेन किया जा रहा है। हाँ, तो ये क्या करें, जगह को निर्धारित किए जाने की बातें हैं। सेक्शन नंबर 421 पर ही चल रहे हैं अभी अपन। जुर्माना उद्घाटित करने के लिए बात है। मूवेबल प्रॉपर्टी को वो खुद कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो भू राजस्व की बकाया की तरह कलेक्टर को प्राधिकृत कर सकता है। सबसेक्शन नंबर 3, जहां न्यायालय कलेक्टर को उपधारा 1 के खंड 6 के अधीन वारंट जारी करता है, कौन सा, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को खुद करने का, वहां कलेक्टर उस रकम को भू राजस्व की बकाया की वसूली से संबंधित विधि के अनुसार वसूल करेगा, मानो ऐसा वारंट ऐसी विधि के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र हो। मगर कलेक्टर क्या नहीं कर सकता है, परंतु ऐसा कोई भी वारंट अपराधी की गिरफ्तारी या कारावास में निरोध के द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा। यदि कोई डिफॉल्टर है किसका, जुर्माने का, और वो जुर्माना इम्पोज नहीं कर पा रहा है, कलेक्टर के द्वारा अपन उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, और कलेक्टर यदि एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस आदमी को गिरफ्तार नहीं करेगा, केवल वो प्रॉपर्टी तक ही सीमित रहेगा। सेक्शन 422 एक मिला जुला सेक्शन है, नलिनी पढ़ो। ऐसे वारंट का प्रभाव कौन सा वारंट का? जो 421 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जारी किया है रेवेन्यू कोर्ट को। हाँ, इसी न्यायालय द्वारा धारा 421 की धारा 1 के खंड क के अधीन जारी किया गया कोई वारंट उस न्यायालय को स्थानीय अधिकारिता के अंदर निष्पादित किया जा सकता है, और वैसी अधिकारिता के बाहर की किसी ऐसी संपत्ति की पूर्ति और विक्रय की दशा में प्राधिकृत करेगा जब वो उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी संपत्ति पाई जाए प्रश्नांकित कर दिया गया। क्या कह रहा है? पहले तो 421 में सबसेक्शन 1 का क्या कह रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच और विक्रय करवाने की बात है। यहाँ पर रेवेन्यू मजिस्ट्रेट को आदेश जारी नहीं किया। अब सवाल ये कह रहा है कि क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्षेत्राधिकार में, सेम सवाल आया था हमारा जब किसी ऐसी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा था, तो फिर कैसे कुर्क किया जाएगा? डीएम के प्रश्न
कौन से सेक्शन पे था? 83 में था क्या था कि साहब ऐसे किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किसी ऐसी प्रॉपर्टी को कुर्क करना है जो उसके क्षेत्र अधिकार के बाहर है, तो किसके एंडोर्समेंट से की जाएगी? ये ना संपत्ति को कुर्क और विक्रय उस दशा में प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी संपत्ति पाई गई है पृष्ठांकित किया जाएगा। दोनों को इंटरलिंक करो। वो शायद 84 में या 86 में? 83 अच्छा 86 में क्या है? यदि किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके क्षेत्र अधिकार के बाहर कुर्क की गई है उसको अपील करनी है या चुनौती देनी, तो कहाँ पेश करेगा? वहाँ की CGM को। वापसी के लिए आवेदन नामंजूर। तो फिर ये जो अपन ने बात की वो कौन से सेक्शन में? उसी में 86 में है, ये 84 में है। 84 में है शो ऑब्जेक्शन। 83 में है सर। भाई 83 में तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एंडोर्समेंट होगा। 83 में 84 के 83 में तो प्रस्तावित कर रहा है, 84 में ये दावा है। CGM बस वापस ठीक है। ऑब्जेक्शन करना। 85 में है कि विदिन 6 मंथ कोई शेयर वगैरह नहीं करेगा। 86 में है कि अगर 2 साल के अंदर वो सद्भाव में कोई कारण शो कर देता है तो उसको रिस्टोर करवाएगा। रिस्टोर कर दी जाएगी। ठीक है, एक बार ये पेन दो तो दीपक। विदिन 6 मंथ शेयर नहीं करेगा। 85 पे बोल मैं 85 पे बोल सेक्शन 423 पढ़ना नहीं है, छोटा सा समझने की बात है कि ऐसे कोई एरिया जहाँ पर CRPC लागू नहीं हो रही थी। कहाँ लागू नहीं होती प्रमिला CRPC? यदि हम सेक्शन नंबर 1 की बात करें CRPC की, तो कौन कौन से चैप्टर के बारे में विशेष बात बताई हुई है? तो क्या लिखा? 8 और 10 और 11 लागू नहीं होंगे, ये चक्कर ही लागू होंगे। उसके अलावा के लागू नहीं होंगे। इंडियन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्रों में? नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र। और जनजातीय क्षेत्र कौन से भी? जो शेड्यूल नहीं नंबर 20 में कितनी तारीख से पहले के जुड़े? 62 या 72? 1972 जनवरी के 21 तो एक बार हम सेक्शन नंबर 1 को वापस पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे निकृष्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो हम इससे चूकेंगे नहीं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिंगाई संपूर्ण भारत पर। ये कब की बात है? 31 अक्टूबर 2019 के पहले की बात है ना। उसके बाद में भारत जम्मू कश्मीर पर तो लागू हो चुका है, मगर संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध। इसका मतलब है कि ये जो 3 चैप्टर है उनको तो छोड़ दो, उसके अलावा सब नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। कौन से लागू नहीं होंगे? 8, 10 और 11 के। इसका मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं? 8, 10 और 11 तो लागू होंगे। तो इसका मतलब बात क्लियर है कि कई सारे जगह ऐसी है जहाँ पर CRPC के कुछ प्रोविजन लागू नहीं होंगे, जैसे कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो गया, रेवेन्यू जनरेट करने की बात होगी, या फिर ये एग्जीक्यूट करवाने वाली बात होगी। आगे क्या लिखा? हिंदू संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा ऐसे उपबंध या उनमें किसी भी उपस्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक अनुसांगिक परिणामिक उपरांतों सहित लागू कर सकती जो अधिसूचना में भी निर्दिष्ट किए जाए। प्रश्न ये कि क्या इसके बाकी के प्रोविजन लागू किए जा सकते हैं? हाँ, कैसे? स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? अधिसूचना जारी करती है ना, बाई गैजेट नोटिफिकेशन। अब प्रश्न ये कि ये जनजातीय क्षेत्र कौन से है? क्या है जनजातीय क्षेत्र? ये
वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन। अच्छा, 1972 को ऐसा क्या हुआ था? क्या हुआ था भाई? ये जो 6 सिस्टर्स जो है ना, ये जो सारा का सारा जो एरिया अरुणाचल प्रदेश का, मणिपुर, त्रिपुरा, 7 सिस्टर्स, ये सारा का सारा एरिया ना असम क्षेत्र में था। इससे पहले इन लोगों का ना, इनका कोई राज्य अलग अलग से नहीं था, ये पूरा असम क्षेत्र में था। फिर इनको अलग अलग डिवाइड करके हिंदुस्तान क्षेत्र में शामिल किया गया। तो जब शामिल किया गया वो समय 1972 का था। तो ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, जब शामिल किया गया तब कई सारे अनुसूचित जाति ने ये जनजाति क्षेत्र को ऐसा कर दिया कि इसके बावजूद कि हिंदुस्तान में शामिल होंगे मगर सीआरपीसी इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी। तो फिर वो कौन से जनजाति क्षेत्र है जो इस स्पेसिफिक तारीख के पहले तक अलग से थे, है ना? तो आ गए 1972 के बाद। किसी भाग में ऐसा अनुपूरक अनुसांगिक परिणामी रूपांतरों इस धारा में जनजाति क्षेत्र से वे जनजाति क्षेत्र अभिप्रेत है जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन, इसका मतलब हो गया 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की षष्ठ सूची का मतलब हो गया 6th शेड्यूल के पैरा नंबर 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित थे और जो शिलोंग नगरपालिका के स्थानीय सीमाओं क्षेत्र के से भिन्न है। तो क्या याद रखा हमने तारीख? 21 जनवरी 1972। सीआरपीसी में ये जो नाम लिख रखा था दंड प्रक्रिया संहिता, इसके जस्ट ऊपर लिख दो एक बार। 21 जनवरी 1972 के पहले 6ठी अनुसूची का कौन सा पैरा? 6ठी अनुसूची के 20वें पैरे में शामिल थी। और सीआरपीसी लागू कब हुई? 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रवृत्त हुई है। 1 अप्रैल 1974 है तो इसका नाम 1973। लागू कब हुई? 1974 में। 1973 में अपने आप में देखो तो 1 अप्रैल 1974 लिखा हुआ भी दिख रहा है। 19 का 1 सबसे पहले, फिर 1 और 3 को ऐड कर दो, सबसे फर्स्ट और लास्ट को 4, 1/4/1974। ठीक है? हाँ, फिर हमें कहीं ना कहीं मिक्स करने के लिए करना ही पड़ेगा। हाँ, अब कहाँ चल रही थी नलिनी आप? 423 कि साहब ऐसा कोई एरिया जहाँ पर सीआरपीसी लागू नहीं हो रही है, वहां पर हमें किसी प्रॉपर्टी को अटैच करवाना है, तो सेम वही प्रोसीजर जो सेक्शन नंबर 421 के 1 के बी में जो बात थी वहाँ के रेवेन्यू मजिस्ट्रेट से, जैसे कि चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 तो लागू है। इसका मतलब कलेक्टर की कोर्ट एस्टेब्लिश है वहाँ पर, और कलेक्टर की कोर्ट एस्टेब्लिश है वहाँ पर, तो फिर हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के मार्फत से वहाँ से ऐसी प्रॉपर्टी को अप्रूव करते हैं। सेक्शन 425 अब ये हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। कौन जारी करेगा एग्जीक्यूट करने का वारंट? उस न्यायाधीश ने जिसने ये पारित किया है, या उसके सक्सेशनर को, उसके पद उत्तरवर्ती को। पद उत्तरवर्ती की बात हम सीआरपीसी में से पहले और कहाँ पढ़ते हैं दीपक के साथ? उसके द्वारा किया गया काम उसके पद उत्तरवर्ती के द्वारा किया जा सकता है सेम स्थिति पे। 35 है। अच्छा, 34 क्या कह रहे हैं? 34 में से शक्तियों को वापस लिया और शक्तियों का दिया जाना
32 में देना, 34 में वापस लेना। 31 अगर दो मतलब एक ही अपराध में दो सजाएं दे देते हैं मतलब 30 31 तक पता है। 32 में शक्तियों को देना, 34 में शक्तियों को वापस देना। 33 क्या है? 33 में से अगर वो अधिकारी को नियुक्त शक्तियाँ कैसे यूज करेंगे निकालो तो एक बार। 33 क्या कह रहे हैं? नियुक्त अधिकारियों की शक्ति, कौन से अधिकारी की? नियुक्त जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे कंफर्म कर दी उसको। तो 32 में तो हो गया शक्तियाँ देना, 33 में हो गया शक्तियाँ जो दी की उसके एनफोर्समेंट में कार्य करना, 34 में हो गई शक्तियाँ वापस देना। 35 उत्तरवर्ती पद उत्तरवर्ती के द्वारा कार्य किया जाना कि साहब जहाँ से किसी भी जज साहब का रिटायरमेंट हो गया, ट्रांसफर हो गया या फिर किसी भी असक्षमता से ग्रस्त हो गए, वहाँ काम छोड़ा है, दूसरे जज साहब आए तो कैसे काम करेंगे? उसी तरह से जैसे कि ऑलरेडी थे। ये तो हो गया 35 तक का। अब 36 से 40 तक का भी बात कर लेते हैं अपन। नलिनी क्या कह रहा है? 36 क्या खुला हुआ है? हाँ बताओ फिर भी क्या कह रहा है? 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ। नलिनी सेक्शन ने नलिनी ने लेना 37 खुला हुआ है तो भी देख के बताओ। 37 क्या है सर? 37 याद नहीं है, खुला हुआ भी नहीं है। देख कर बताओ। 36 तो हो गया। ये अभी जो बताया क्या बताया? इसमें तो बताया पावर ऑफ वरिष्ठ अधिकारी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। तो यही था। हाँ। 37 में सर पुलिस नहीं, अधिकारी लेना बताइए। पब्लिक बैंक वर्सेस मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। जनता कब साइन जनता का मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता। और इंग्लिश में क्या बोला? पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। क्या 3 असिस्ट ने? अच्छा सेक्शन नंबर 36 में बाउंड है। कौन कौन सी 3 स्थितियाँ कुछ भी 36 में नहीं है? 37 में कौन कौन सी 3 स्थितियों में वो बाउंड है असिस्ट करने के लिए? अगर एक सर कोई भाग गया है तो उसको पकड़ने के लिए परेशानी भंग परेशानी भंग के लिए निकालो एक बार पढ़ो तो सेक्शन 37। यही तो है देवनार। हाँ उन 3 स्थिति को पढ़ो। एज इट इज पढ़ो। जीतू किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसको निकल भागने से रोकना अथवा पकड़ना और निकल भागने से रोकना दोनों। और कौन कौन? पुलिस अधिकारी और मैजिस्ट्रेट। हाँ परिशांति भंग का निवारण या दमन अथवा किसी रेल नहर तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने। रेल नहर तार और लोक संपत्ति 4 बातें को क्षति पहुंचाने से रोकते हैं। तो ये 3 कंटेंट एज इट इज सेक्शन नंबर 37 में। सेक्शन 38 पुलिस अधिकारी से पर इसमें बाउंड नहीं है। 38 में है ना, 37 में बाउंड है, 38 में बाउंड है। 39 और 40 जनता द्वारा इतला दिया जाना या फिर गाँव वगैरह के गाँव ध्यान रखना। ये सेक्शन तो अपन छोड़ते हैं कि लगता है कि ठीक नहीं है, और जब क्वेश्चन आते हैं ना तो इस 32 से लेकर 40 तक के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं बेटे। ठीक है। तो ये जो 39 में इतने सारे ऑप्शन है तो वो याद करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। सर ऐसे मत करो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। इतना लंबा है ये। तो आपने अभी तक याद नहीं किया, आपको तो हो जाना चाहिए। हाँ, याद है। और वो भी पूछो सर जब 50 इसको से पढ़ी 60। हो तब फिर बताओ भाई 50 नहीं, आप पहले तो 49 बताओ। नैना नहीं, नलिनी 49 49 45 तक तो सशस्त्र बल का हो गया। 45 में है कि साहब सशस्त्र बलों का गिरफ्तार नहीं किया जाएगा सिवाय इनकी सैंक्शन के। हाँ 46 46 में तो गिरफ्तारी कैसे की? 4 बातें 1 2 3 4। चौथी बात क्या है? कि ना सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात किसी भी महिला को असामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाना है ना तो वहाँ के फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी जहाँ गिरफ्तारी की जाएगी और जहाँ अपराध हुआ। जहाँ अपराध हुआ है या जहाँ गिरफ्तारी की जानी। ठीक है, ये तो 46 का 4। 47 47 तो हुआ है। प्रेमिला 47 क्या है? हाँ नगमा क्या है 47 में? दीपक 47
स्थान में प्रवेश जिसमें तरह से नहीं हाँ तरह से ही उस स्थान में प्रवेश करना है, कैसे करेगा? तो जनरल बात बता दो। यदि कोई रूढ़िवादी महिला है तो ऐसी महिला को बाहर लगा, मतलब इस तरह की कोई बात नहीं। कोई मौका देगा कि हट जाओ 47, 48 पर मिला। सशस्त्र बलों 45 है। पूरे भारत में पूरे भारत में क्या है? गिरफ्तारी पूरे 48 क्या है? पूरे भारत में कहीं पर भी पीछा। गिरफ्तार किया जा सकता है, पीछा किया जा सकता है। 49 न लेंगे। 49 है सर, अनावश्यक आवश्यकता से अधिक अवरोध नहीं है, ठीक है। प्रमिला ने कुछ भी 50 राइट ऑफ अरेस्ट, जब अरेस्ट करेगा तो उसको राइट ऑफ दिखाएगा कि अभी अरेस्ट क्यों किया है, ग्राउंड्स और उसको बेल देने जमानत के 50 में ये 50 50 ए में सर 50 में तो वो ना डीएम को या पता नहीं किसी को 50 है और 50 ए में सर इतला देना इन्फॉर्मेशन उसको जिस नॉमिनेट पर्सन को उसको इन्फॉर्मेशन देगा जिस आदमी को उसने इन्फॉर्मेशन दी जाने की। हाँ, नलिनी 50 का क्या कंफर्म हुआ? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपराध आधार मतलब उसको अपराध का आधारों को गिरफ्तार सूचित क्यों किया कर रहे हैं? जाना, ठीक है, वेरी गुड। और 50 ए में हो गया नॉमिनेट पर्सन को बाउंड है, बता अच्छा, ये आदमी कहाँ से आ गया? जब अपन ने 40 ए का नोटिस ऑलरेडी दे दिया तो नहीं, 41 ए में क्या है? 41 ए नोटिस, हाँ कंट्रोल रूम हाँ, कंट्रोल रूम तो हो गया 41। सी का मतलब कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम डी का मतलब हाँ बी से मेमो जो अरेस्ट मेमो, यही तो अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो जब उसको गिरफ्तार किया जा रहा है ऐसी स्थिति में उसके परिवार वाले का या फिर घर परिवार वाले के किसी के सिग्नेचर करवाए। गिरफ्तार करते वक्त घर परिवार का कोई आदमी मिला नहीं है, हमने क्या किया, वहाँ के गणमान्य व्यक्तियों के सिग्नेचर करवाए। जब हम उसको गिरफ्तार करके लेके आए, वो कह रहा है कि सर मेरे तो घर परिवार वालों का अभी तक सूचित हुआ ही नहीं है, तो सेक्शन नंबर 51 ए आएगा कि साहब अब क्या किया जाएगा, उसके परिवार वाले को सूचित किया जाएगा। 51 जामा तलाशी 51 है। और 52 अब पुलिस अधिकारी की जो आयुध मिले उसको सीज किया जाना। 52 ए भी है। नहीं 53 हाँ, प्रमिला 53 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसाय द्वारा गुप्त की परीक्षा। कौन है 53 में? आइडेंटिफिकेशन अरेस्ट पर्सन अरेस्ट पर्सन है। अरेस्ट पर्सन और एक्यूज पर्सन में क्या अंतर है? अरेस्ट मतलब कि वो जिसे गिरफ्तार किया अरेस्ट का मतलब कोई भी आदमी गिरफ्तार हो सकता है। एक्यूज का मतलब जिस आदमी ने अपराध किया, जिस पर आरोप है, अपराध लगने का। हाँ, तो गिरफ्तार व्यक्ति गिरफ्तार में कोई भी सकता है इसको संदेह के कोर्ट आधार में पर गिरफ्तार। नहीं इसमें तो अभियुक्त है सर इसमें 43 में एक्यूज है ना, ठीक है। और फिर 43 ए 53 में ए में कि वो एक्यूज्ड ऑफ रेप उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन उसके लिए स्पेशल 53 ए में। 54 सर गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन। और 53 में है एक्यूज पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। 55 4 ए गिरफ्तार व्यक्ति की सिन्नार्थ 53 ए 54 है ये शिनाख्त पर्सन। 55 सर अगर वारंट को अपने उत्तर अधीनस्थ किसी को उससे गिरफ्तार करवाना है तो कैसे उसको सशक्त कर देगा। 56 क्या है? 55 है सर वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभी स्वस्थ हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। वेरी गुड। ये सेक्शन हम कैसे भूल गए? 56 है कि साहब जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है उसकी स्वस्थ और सुरक्षा का बीमा किस आदमी का है? जिसने उसी व्यक्ति का जिसने 55 है 55 ए लेना। और क्या? अब 56 पे आ जाओ। तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा गिरफ्तार। और फिर 57 में 24 24 घंटे के अंदर। 58 सर डीएम को सर बताएंगे डीएम को सूचित किया जाएगा। इस तरह की गिरफ्तारी 58 को अपन ने लिंक किया था 388 और 388 362 से 365 365 इस तरह का यदि कोई निर्णय दिया जा रहा है तो
तो 365 में आपका ये नहीं था क्या कि साहब यदि वो जजमेंट अपना एड्रेस चेंज करता है तो फिर सूचित करेगा? 365 में है, जैसे मैंने लिखा हुआ था 365 में भी है। 59 सेक्शन नंबर 388 से कुल मिला के से ठीक चल रही थी। नगमा का पीछे रह रही पकड़े गए व्यक्ति का और 60 गिरफ्तारी केवल सीआरपीसी के अपराध और 60A कौन सा? 60A 60A जो भी गिरफ्तारी होगी वो इसी सीआरपीसी ये है। और 60 में क्या है फिर? 60 में निकल भागने का पीछा पीछा करना। ये 60 में नगमा और नैना दोनों एक एक सेक्शन बताओ। 43 और 44 तुम्हारी जो मर्जी है तुम 43 बता दो या 44 बता दो या तुम बता दो कोई 43 और 44। नहीं वो मैंने पूछा ही नहीं है। हाँ नलिनी 43-44 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और मैजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी। ये सब हमारे साथ हुआ था दुखुगा नहीं ऐसे सडन सोर्स फ्यूचर करते गए थे हम सब। कौन सा 43-44 का? नहीं ये 54 55 ये वाला। तो फिर हम हाँ ये थोड़ा से वो कर देंगे आपको डिस्टर्ब। चले आगे 425 हो गया। सवाल था हमारा पद उत्तरवर्ती का और पद उत्तरवर्ती की बात थी सेक्शन नंबर 35। 326 में भी कर उसका कंटेंट पूछ लो सर, पद उत्तरवर्ती की बात ही कौन सा? पद उत्तरवर्ती का कंटेंट भी पूछ लो। हाँ कहाँ तक कोई आदमी जो पद उत्तरवर्ती के रूप में काम कर लेगा? नलिनी सेशन जज नहीं है तो असिस्टेंट सेशन जज देख लेगा और असिस्टेंट नहीं है तो सीजीएम का कैसे? ये तो सही करिए ना। नहीं वो तो सर अगर वो एब्सेंट है तो वो उसके बाद कौन कौन वो देख सकते हैं वो बताएं। कहाँ तक? हाँ तो ये उसमें नहीं है, सेक्शन 35 में नहीं है। उसमें तो डिसाइड कर रहे हैं कि भाई सेशन जज और की पावर मतलब कौन डिसाइड करेगा कि भाई उसका सक्सेसर इन ऑफिस कौन काम करेगा। नलिनी बताएगी। आया याद आया। हाँ पद उत्तरवर्ती का आपने लिखा था सेक्शन नंबर 35 की शायद 4 में है की बात। कंटेंट कहाँ दे रहे हैं? एक ही 35 में पॉइंट्स तो आई है 3-4 पर अब कहने लैंग्वेज अब थोड़ी बिना निकालनी पड़ेगी। हाँ पढ़ो। मैं बता देता हूँ। हाँ शायद कोर्ट ऑफ सेशन या वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के बारे में सेशन जज खुद ही डिसाइड करेगा और सीजीएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट डीएम और सीजीएम वो डिसाइड निकालो करेगा। इस बार 35 निकालो। नलिनी पढ़ो 35। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है। जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन है, तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता की या उसके अधीन किन्हीं कार्यवाही या आदेशों के प्रयोजनों के लिए ऐसे अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। तो कोर्ट ऑफ सेशन के मैटर कोर्ट ऑफ में सेशन खुद थोड़ी है सर सहायक और अपर सेक्शन के बारे में डिसाइड कर रहे हैं। हाँ तो कौन डिसाइड कर रहे हैं? कोर्ट ऑफ सेशन हाँ तो ये हो गया। नेक्स्ट कोर्ट ऑफ सेक्शन का ही मैंने तो ऐसा नहीं बोला। जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है, तब यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्यवाही या आदेशों के प्रयोजनों के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। अच्छा किसी भी मजिस्ट्रेट को दोनों आगे से जुडिशियल और एक्जीक्यूटिव ऐसा कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है कि सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन के साधारण नियंत्रण को रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में 15 के 15 ए एक अच्छा 15 ए
जब सीजीएम के कंट्रोल में है तो फिर पद उत्तरवर्ती को डिसाइड भी कौन कर रहा है? सीजीएम। चलो, अरे यार बिल्कुल कर दिया तुम लोगों ने। सर इसमें आगे देखें यदि ये कंटेंट देखते चलेगा तो फिर मजा आ जाएगा। 326 में भी है, अगर किसी ने पार्टली सुना है तो कोई और। हाँ, सेक्शन नंबर 25, 326, 425 लिखा हुआ आपने। 326 में क्या है? वो सब पार्टली अगर किसी ने सुना है तो कोई। सेक्शन 300 से शुरू करके 327 तक था, उसमें भी क्या था? यदि कार्यवाही हो चुकी है उसके बाद में पद उत्तरवर्ती के द्वारा काम वाली बात होगी। ठीक है, तो इसके पास में सेक्शन 425 के पास 35, 326 भी लिख दीजिएगा। बात कर रहे हैं कुछ में 400 के बारे में, 426 अच्छा, ये तो एग्जीक्यूशन के बारे में कह रहे हैं। यदि कोई आदमी ऑलरेडी कन्विक्टेड है और वो क्या हो चुका है, कस्टडी से निकल भागा है, जब निकल भागे दोष सिद्ध को इस संहिता के अधीन मृत्यु, आजीवन कारावास या जुर्माने का दंडादेश दिया जाता है, तब ऐसा दंडादेश इसके पूर्व अंतर्गत चुकबंदों के अधीन रहते हुए तुरंत प्रभावी हो जाएगा। एग्जीक्यूशन तुरंत होना शुरू हो जाएगा। जब निकल भागे सिद्ध दोष को इस संहिता के अधीन किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब क्या होगा? यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतम किस्म का हो जिसे ऐसा सिद्ध दोष जब वह निकल भागा था तब भोग रहा था, तो नया दंडादेश तुरंत प्रभावी हो जाएगा। और यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतम किस्म का न हो जिसे ऐसा सिद्ध दोष जब वह निकल भागा था तब भोग रहा था, तो नया दंडादेश उसके द्वारा उस अतिरिक्त अवधि के लिए कारावास भोग लिए जाने के पश्चात प्रभावी होगा जो उसके निकल भागने के समय उनके पूर्ववर्ती दंडादेशों की शेष अवधि के बराबर का था। भैया अब इसमें कोई खास बात नहीं जो समझाने के लिए है, नॉर्मल सी बात कर रहा है। यदि कोई आदमी भाग रहा है और वो ऑलरेडी कौन सा कठोरतम किस्म की दोष से ऑलरेडी गुजर रहा है, तो दंडादेश जो कठोरतम किस्म का है जिसे दोष से जब वह निकल भागा था, भोग रहा था, नया दंडादेश तुरंत प्रभावी हो जाएगा। और नया दंड क्यों दिया है उसको, सेंटेंस क्यों दिया है अपन ने नया? क्योंकि वो निकल भागा है, बस उसके बारे में बताया हुआ। सेक्शन नंबर 427 पर बात लिख रखी है कंकरेंट और कंसीक्वेंट सजाओं के बारे में, जो बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ी थी। कहाँ पर? 31 सेक्शन नंबर 31 में, जब एक ही ट्रायल में एक से अधिक अपराधों के लिए कन्विक्ट किया गया था, तो जब तक कि कोर्ट ये बता नहीं दे कि साथ दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, तब तक ऐसा माना जाएगा कि एक के बाद एक भोगी जाएगी। सेम वही तरह की बात है कि साहब यदि वो निकल भागता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। सेक्शन 428 सेट ऑफ, जाहिर सी बात है कि यदि वो आदमी ऑलरेडी जेल में रह जाता है तो फिर वो जेल को हटा देंगे। सेक्शन 430 जो आदमी उसको एग्जीक्यूट कर देगा
फिर उस वारंट को उसी कोर्ट को वापस से लौटा दिया जाएगा। सेक्शन 432 में पढ़ने के लायक बात, जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंडादेश दिया गया तब समुचित सरकार किसी भी समय, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन नंबर 432 में और सेक्शन नंबर 433 में समुचित सरकार दंडादेश व्यक्ति की सम्मति के बिना क्या क्या कर सकती है, इसी तरह का लघुकरण कर सकती है किसी भी अपराध की सजा में। सवाल वही आपका कि यदि किसी डेथ सेंटेंस को लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट में बदला जाना है तो फिर ऐसी स्थिति में कितना वर्ष समझा जाएगा? 14 वर्ष लिखा हुआ 433A में। कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियां 433A। उपबंधित दंडादेशों में से एक आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया या धारा 433 के तहत किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया है, वहाँ ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उसे 14 वर्ष का कारावास पूरा नहीं किया। हाँ, 435 क्या कह रहे हैं? यदि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह की शक्तियों का इस्तेमाल किया जाना है 432 और 433, और वो अपराधी कौन कौन से अपराध के संबंध में है जिसमें केंद्रीय सरकार की सम्मति के साथ उसको प्रोसिक्यूट किया गया था, या दिल्ली इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा प्रोसिक्यूट किया गया था, या केंद्रीय सरकार की सेवा में रहते हुए काम किया गया था, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? उसके सजा को लघुकरण, सस्पेंशन कम करना चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में किससे बात करके फिर करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेक्शन 436 पे आ जाओ। जमानत नहीं किया गया, नई सीआरपीसी में जमानत को डिफाइन किया गया, याद रखना। देखा था अपन ने? हाँ, या तो उसके स्वयं के बंद पत्र पर या किसी सिक्योरिटी के बंद पत्र पर उसको छोड़ा जा रहा है। जमानत क्या होती है भाई? जमानत का मतलब किस बात की जमानत? भाई जमानत का मतलब क्या होता है कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, ये मैं आपको क्या दे रहा हूँ? वचन दे रहा हूँ, वादा दे रहा हूँ, या उपस्थिति देने की बात कर रहा हूँ। तो जमानत का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने किए जाने का आश्वासन। इसमें क्या काम किए जाने का आश्वासन है? जब भी पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट के सामने बुलाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में हम आपको, जब ऐसी स्थिति में हम उपस्थित हो जाएंगे। हमें लगता है कि साहब आप उपस्थित नहीं होंगे, तो सब श्योरिटी ले लो, या हमारा खुद का बॉन्ड करवा लो, या तो स्वयं के बॉन्ड पर, या बिना बॉन्ड के, या बॉन्ड के साथ में श्योरिटी को भी बुलाया जा सकता है कि साहब हमें पता है कि आदमी जमानत पर तो है, मतलब पर मगर अपनी बात की पुष्टि ये करेगा नहीं, तो इसका गारंटी कौन दो? आप दो। यदि ये काम नहीं करता है तो फिर हम आपसे ये काम करवाएंगे, है ना? तो इसी को हम जमानत करें। जमानत कौन से मामलों में मिलती है? जमानती मामलों में, जमानती अपराध में मिलती है। तो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 2A क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? बेलेबल ऑफेंस। बेल तो नहीं करा, बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या है? नगमा कोर्ट में किसके साथ बैठती हो आप? चाय पर तो नहीं बैठा। जब सीआरपीसी शुरू की थी तब अपन एक टेबल भी बनाई थी। कौन से टेबल में जमानत के प्रावधान दे रहे थे? उस टेबल के कौन से कॉलम में?
6 में तो ट्राइबल बाय विच कोड? हाँ तो 5 में है। 5 में वहाँ पे 6 भी आएगा। याद आया, कुछ तो याद आया सर। बढ़िया वो साथ ही निकला वहाँ पे 7 भी आएगा पर 7 ही नहीं। सही है कॉलम तो। और छठा क्या है मतलब? ये अभी बोला ना ट्रैवल मैंने बाय। तो बोला ही ट्राइबल बाय विच कोड, ठीक है। तो जमानती अपराध का मतलब है कि ऐसे अपराध जिनका उल्लेख सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में दे रखी है। तो सवाल आएगा सीआरपीसी में टोटल कितनी अनुसूची में, 2 अनुसूचियों में से दूसरी अनुसूची में कितने प्रारूप हैं? इतना डीप कर दो, नॉर्मली मतलब ये एकदम हाथ ऊंचा करके वो मोदी जी गारंटी देते हैं कि साहब 56 इंच का सीना। और सीआरपीसी की नई वाली में वो शेड्यूल बढ़कर 58 हो गए, 56 से 58। और फर्स्ट शेड्यूल में कितनी अनुसूचियां हो रही, मतलब फर्स्ट शेड्यूल के कितने पार्ट हैं? 2। कौन कौन से पार्ट हैं? क्योंकि तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी तुम कह रहे थे 3 साल से छोटा पड़ा, तो इससे संबंधित कोई बात नहीं है। सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल के कितने पार्ट हैं? ये 7-8 पार्ट कर देंगे, केवल 2 ही है। कितने हैं? एक तो जिससे अपन ये शेड्यूल की बात करेंगे, और नंबर 2 आईपीसी से अदर देन जो ऑफेंसेस है, आईपीसी से अन्यथा जो ऑफेंस है उसके बारे में साफ लिखा हुआ है कि आईपीसी से अलावा यदि किसी अपराध में सजा 3 साल से ज्यादा की है तो फिर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जबकि आईपीसी वाले ऑफेंस में चाहे कई सारे ऑफेंस हम ऐसे देखते हैं जिसमें सजा 7 साल है मगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है ना, तो आईपीसी के इससे आप इंटरलिंक नहीं करोगे। तो जमानती अपराध किसे करें? ऐसे अपराध जिनका उल्लेख सीआरपीसी की प्रथम शेड्यूल में जमानती अपराध के रूप में उल्लेख कर रखा है, वो ऑफेंस कौन से है? जमानती फर्स्ट शेड्यूल। कॉलम नंबर जाना केवल फर्स्ट शेड्यूल की बात करो। सेक्शन नंबर 2A निकालो। अभी यदि हम कोई दूसरी लॉ देख रहे हैं और उसमें भी कोई भी ऑफेंस जिसको वेलेबल ऑफेंस बनाया गया वो भी वेलेबल ऑफेंस है, कैसे? जैसे हम सेक्शन नंबर 32 देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 18 के इन्फ्रिंजमेंट के टाइम पे ऑर्डर नंबर 18 का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो फिर सजा कितनी? 1 वर्ष और 20,000 रुपए तक का जुर्माना। और ऐसा अपराध क्या होगा? कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल होगा। तो लिख रखा है वो क्या है? नॉन वेलेबल है। उसके अलावा बाकी बातें क्या है? वेलेबल। तो ये कह रहा है कि ऐसी बात जो कि सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में वेलेबल और अन्य एग्जिस्टिंग लॉ में भी जो वेलेबल बता रखी है वो सारे ऑफेंस कौन से हैं? वेलेबल ऑफेंस। बेल कब दी जाती है? अब यदि हम सीआरपीसी की बात करें तो हम 3 महत्वपूर्ण चरणों से होकर निकलते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। तो इन तीनों सिचुएशन में बेल के लिए एप्लीकेशन कब दी जाएगी? तो सवाल ये है कि इन तीनों सिचुएशन में कस्टडी कब दी जाएगी? तब हम बेल दे देंगे। क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान कस्टडी दे देते हैं या फिर ना ट्रायल में आती तब भी कस्टडी देते हैं? इन्वेस्टिगेशन के दौरान देते हैं। नलिनी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कस्टडी में किसी आदमी को कब रखा जाए? इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर मजिस्ट्रेट तक लेके जाए या तो मजिस्ट्रेट में ऑर्डर देके कस्टडी में रखने या तो मैजिस्ट्रेट नहीं, कब रखा जा रहा है? मैं ये सब पूछ रहा हूँ। मतलब वो 24 घंटे से ज्यादा ना अगर आने जाने का वो डिस्टेंस है तो उसको तो 24 घंटे में तो कस्टडी में रखेंगे ही रखेंगे जब तक कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते थे। सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई आदमी कस्टडी में कब है? प्रमिला, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई आदमी कस्टडी में कब है? 167 के मामले में जब पुलिस अधिकारी ये कह देता है कि सेक्शन नंबर 57 के अलावा भी हमें इस आदमी की कस्टडी की इसलिए जरूरत है क्योंकि अभी तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तभी तो हम उसको पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में दे रहे हैं। तो जवाब हमारा सामने बन गया कि क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं जमानत पेश की जा सकती है? तो हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान दी जा सकती है। क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान दे रहे? नैना, इंक्वायरी का क्या मतलब समझती हो?
जांच क्या है? तुम बताओ, जांच को डिफाइन कहाँ किया गया है सीआरपीसी में? मुझे बताओ, जांच इंक्वायरी को कहाँ डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में? इंक्वायरी कहाँ दिया हुआ है नलिनी? 2G में क्या कहता है इंक्वायरी? विचारण से विचारण से भिन्न एक ऐसी प्रक्रिया जो मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा की गई, उसको हम क्या करें? जांच। क्या कोई आदमी जांच के दौरान अपन लोग उसको कस्टडी में ले सकते हैं? मुझे बताओ, इंक्वायरी के दौरान कोई आदमी को कस्टडी में लिया जा सकता है? हाँ, तो क्या हुआ है, पुलिस अधिकारी ने पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी मैजिस्ट्रेट के सामने। मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया क्योंकि मैटर एब्सोल्युटली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन था। पुलिस अधिकारी ने पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी, मतलब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया। अब पुलिस रिपोर्ट पर प्रस्तुत किए गए तथ्यों की सत्यता को पता किए जाने के लिए या तो मैजिस्ट्रेट या फिर मैजिस्ट्रेट ने जिस आदमी को जिस कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट किया गया, तो जब कमिट करते हैं तो सेक्शन नंबर 209 में जब कमिट किया जा रहा है तो कमिट किए जाने पर एक्यूज्ड पर्सन का क्या कर रहे हैं? या तो कस्टडी या जमानत लिखा हुआ है। तो कॉग्निजेंस ले लिया नहीं गया। जब कॉग्निजेंस नहीं लिया गया इसका मतलब अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुई। मैटर कहाँ है? क्या इंक्वायरी के दौरान जमानत की एप्लीकेशन पेश की जा सकती है? की जा सकती है ना, कमिटल की कस्टडी के दौरान की हो गया। 2 और क्या ट्रायल के दौरान जमानत? ट्रायल के दौरान तो नॉर्मली हम ट्रायल के दौरान ही करते हैं कि साहब जमानत अब इतने टाइम हो गया साहब, अभी तक हो सकता है कि सप्लीमेंट्री पुलिस सीट प्रस्तुत नहीं की, इंक्वायरी चल रही है और आदमी के घर पे कोई खास जरूरत पड़ गई, नॉन बेलेबल ऑफेंस था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने क्या किया? बेल एप्लीकेशन पेश किया। तो जहां कहीं भी ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है तो वहां बेल दी जानी बाउंड है, मतलब कोर्ट या फिर पुलिस अधिकारी। बेल कौन कौन दे सकता है? पुलिस अधिकारी और मैजिस्ट्रेट, कोर्ट दोनों। तो पुलिस अधिकारी और मैजिस्ट्रेट दोनों कौन से मैटर में बेल दे सकते हैं? जब मामला बेलेबल ऑफेंस है। और जब मामला नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो क्या उसमें बेल दी जा सकती है? हाँ, दी जा सकती है। मगर क्या पुलिस अधिकारी दे सकता है? नहीं, उसमें बेल कौन देगा? केवल और केवल मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही दिया जाएगा। अब मामला एब्सोल्युटली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। मामला पुलिस अधिकारी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान चल रहा है। अकरेंस रिपोर्ट भेज दी गई है, मैजिस्ट्रेट को पता चला है कि एब्सोल्युटली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, पर फिर भी उसने या तो उसको इन्वेस्टिगेशन को चालू रखने की बात कह दी और वो कस्टडी में, तो अच्छा ये तो अपने आप से बात हुई कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कस्टडी में हो गया। तो एक रटा रटाया क्वेश्चन कि जमानत कौन से अपराधों में मिलेगी? जमानतीय और अजमानतीय दोनों अपराधों में। जमानत किस दौरान मिलेगी, मतलब जमानत किस दौरान पेश की जा सकती है? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, तीनों के दौरान कभी भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, है ना। तो जमानत के प्रोविजन हम कल करें। आज जीतू क्या पढ़ गया है? हिंदी।